वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे। जो भी हमारे दोस्त क्लास 10th में है और जो तैयारी अपना मजबूत करना चाहते हैं, जैसे जो भी 20 नंबर के जो MCQ आते हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, उसके लिए ये प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी चैनल पे नए हों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये जो भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, आपके पूरे सिलेबस से होंगे, ताकि आपका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो और पूरे रिवाइज हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो आपको बताना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर खुद सोच के बताना है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो देखिए, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेकिन हमसे पूछा गया किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो देखिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको आंसर भी मिलेंगे। आप अपना आंसर भी देख सकते हैं कि आपका आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो यहाँ पर बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आंसर आपके सामने है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि नेत्रदान में आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? नेत्रदान में आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? यहाँ दान लिखा है, तो लेकिन नेत्रदान में आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए, मानव नेत्र में कई पार्ट होते हैं, लेकिन नेत्रदान में हम आँख का कौन सा हिस्सा दान करते हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है। देखिए, नेत्रदान में आँख का जो कार्निया वाला हिस्सा होता है वही दान किया जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, पूरे नेत्र को न निकाल के आँख का जो कार्निया वाला उभरा हुआ भाग जो होता है वही कार्निया होता है, और उसी को निकाल लेता है और वही दूसरे व्यक्ति के जो इसके वो दिखाई नहीं देती है उसके आँख में लगा देता है, तो फिर वो व्यक्ति देखने लगता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नेत्रदान में आँख का कार्निया वाला हिस्सा क्या किया जाता है? दान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप अपना आंसर भी देख सकते हैं, कार्निया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर आपको यह बताना है कि उत्तल दर्पण द्वारा कितना प्रतिबिंब बनता है। जैसे अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंब बनते हैं, उसी तरह आपसे पूछा गया है कि उत्तल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो 1 होती है, और वह जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है, और वह सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि बोर्ड के एग्जाम में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के किरण आरेख बराबर पूछे जाते हैं, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, और इसका किरण आरेख भी आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा कि कैसे बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना आंसर यहाँ पर देख सकते हैं 1, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। हमें बताना है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, जो भी आप चश्मे देखे होंगे किसी भी व्यक्ति के आँख में, तो उस पर लिखा रहता है +3D, -3D या +4D, -2D। तो उससे उसकी व्यक्ति की आँख के दोष का भी पता चलता है। जैसे माइनस लिखा है तो उसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति के आँख में जो है वो निकट दृष्टि दोष है, और वो क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए चश्मे में अवतल लेंस लगाया गया है। और अगर प्लस लिखा है तो व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष है, तो इसलिए उसकी दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो जो भी लेंस होते हैं उनकी क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। उसका मात्रक होता है डायोप्टर। अगर मान लीजिए इस पर लिखा है +5, तो इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति है उसकी चश्मे में 5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का प्रयोग किया गया, और वो लेंस है उत्तल। प्लस लिखा है तो उत्तल और माइनस लिखा है तो अवतल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप अपना आंसर यहाँ देख सकते हैं।
डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, आप पढ़े होंगे ओम के नियम। ओम का नियम जो है वो प्रतिरोध के नियम पर ही है, यानी प्रतिरोध को ही बताता है। तो हमें बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। जैसे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है यानी किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो इसी तरह प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, इससे पहले एक बार और रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि उनकी तैयारी और भी अच्छी तरीके से हो सके। तो देखिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, और ओम को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ओम को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रतिरोध का मात्रक ये होता है ओम। ठीक है, अपना आंसर भी यहाँ देख सकते हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि किस संयोजन में धारा का मान समान होता है। देखिए आप पढ़े होंगे प्रतिरोधों का संयोजन, तो उसमें दो संयोजन पढ़े होंगे, एक श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े होंगे और एक समांतर क्रम संयोजन पढ़े होंगे। तो इसमें पूछा गया कि किस संयोजन में धारा का मान समान होता है। हम आपको बता दें कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें क्या होता है कि धारा के जो मान होते हैं वो समान होते हैं, और समांतर क्रम संयोजन जो होता है उसमें धारा का मान भिन्न भिन्न होते हैं। तो आपसे पूछा गया कि किस संयोजन में धारा का मान समान होते हैं, तो हमने बताया कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होते हैं। आप यहाँ अपना आंसर भी देख सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है किस संयोजन में प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। हमें बताना है कि किस संयोजन में प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। तो अभी हमने बताया कि प्रतिरोधों का संयोजन दो क्रम में होते हैं, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या होता है, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी इस प्रकार के संयोजन किए जाते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम संयोजन है। तो आपसे पूछा गया है कि किस संयोजन में प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। तो देखिए किस संयोजन में प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। तो देखिए जब आप जोड़ेंगे तभी अधिकतम होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का मान अधिकतम आता है, और समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का मान न्यूनतम आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम आपका आंसर भी यहाँ दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज तार किसका बना होता है। देखिए घरों में जो भी विद्युत परिपथ हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब इसका जगह एनसीबी ले लिया है। तो फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है, हम आपको बता दें कि फ्यूज तार का जो प्रयोग किया जाता है वो मेन बोर्ड में जो होता है उसी में किया जाता है, ताकि जब भी विद्युत धारा का मान बढ़े तो फ्यूज तार का गलनांक कम होता है और वो क्या होता है, गल जाता है, जिससे जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है पूरे घर के वायरिंग में वो क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो इसलिए फ्यूज तार का यूज किया जाता है। लेकिन फ्यूज तार बना किसका बना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्यूज तार जो बना होता है वो टिन और लेड यानी शीशे को पिघलाकर बनाया जाता है, और उसका गलनांक कम होता है। ठीक है ना, तो फ्यूज तार टिन और लेड का बना होता है, जो आपका आंसर भी यहाँ दिया गया है। आप अपना आंसर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि क्रांति कोण का मान होता है। यहाँ पर पूछा गया है क्रांति कोण का मान होता है। क्रांति कोण का मान कितना होता है हमें ये बताना है। तो देखिए क्रांति कोण का जो मान होता है वो होता है 90 डिग्री। क्रांति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो आपका आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। आप अपना आंसर देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, इससे पहले हम बता दें कि जो भी बच्चे 10th में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए हम ये सेशन लाते हैं और डेली 10 से 20 क्वेश्चन के प्रयास हम करते हैं कि उनको MCQ कराया जा सके। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए और 20 नंबर प्राप्त करने के लिए आप ज़रूर हमारे इस सेशन से जुड़ें और प्रयास करें कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो प्रत्येक वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, इंद्रधनुष में आधार की ओर से रंगों का क्रम होता है। हमें बताना है कि जो इंद्रधनुष बनते हैं तो उनके रंगों का क्रम कैसा होता है, वो भी आधार की ओर से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, और इसका आंसर हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।